अच्छा बेटा, ये हमारा जो लास्ट क्लास में पेपर चल रहा था, अक्टूबर नवंबर 24 पेपर 22, हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था इसे? सेक्शन बी के हम लोगों ने पार्ट सी तक कर लिया था, जहाँ तक मुझे याद है, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सी तक। हाँ, 3B हमारा ये रहा, नहीं सॉरी, बी तक किया था, सी तक नहीं किया था। ऐसा ही है? नहीं, कुछ भी नहीं कहा था, अभी मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा, तो हमने पार्ट सी से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी देखिएगा क्या कह रहा है बेटा आप लोगों से। Assess how the macroeconomic aims of economic growth and balance of payment stability may conflict। कहता है जी कि मैक्रो इकोनॉमिक एम्स जो इकोनॉमिक ग्रोथ के हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी के हैं, वो किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। बेटा देखो, बात सुनो। आ, जब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी आ रही है, आपके मुल्क में जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, आपके मुल्क में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। तो बेटा जब जॉब्स वगैरह क्रिएट होंगी तो इसका मतलब है कि लोगों की इनकम लेवल भी बढ़ेगी, और जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो चांसेस ऑफ इम्पोर्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। पहला मसला आ गया, तो इम्पोर्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी के साथ मसला करना शुरू हो गया। दूसरी बात आप ये भी कर सकते हैं कि जब आपके पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो बेटा उससे आपकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और जब प्राइस बढ़ेंगी तो आपकी एक्सपोर्ट प्राइस पे भी अफेक्ट आएगा, और एक्सपोर्ट प्राइस जब बढ़ेगी तो आपका फिर से एक्सपोर्ट्स गिरने शुरू हो जाएंगे। दूसरा मसला आ गया। जब प्रोडक्शन वगैरह आपको बढ़ानी है तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या पता आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने पड़ जाएं। तो जब इंपोर्ट करेंगे आप रॉ मटेरियल, तो बेटा उससे आपकी इंपोर्ट बढ़ेगी, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मसला है बेटा। मैं एग्रीगेट सप्लाई की इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है, लड़ाई की बात कर रहा है। तो लड़ाई सिर्फ तब आती है जब एग्रीगेट डिमांड के साथ ही आपके पास ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉपर तरीके से मीट नहीं हो पाते। ठीक है, चलो आओ जरा अब इसका आंसर डेवलप करते हैं। साथ साथ कॉपी करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी। जरा देखें हम लोग किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्स, economic growth occurs if tariff are imposed to correct balance of payment, then raw material may become expensive। वेरी गुड, ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। अच्छा जरा आंसर देखें हम लोग किस तरह लिख रहे हैं भाई। इकोनॉमिक ग्रोथ occurs when the production of goods and services of goods and services, that is real GDP increases। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ will reduce unemployment, will reduce unemployment in economy and increase income level, which might motivate households more consumer good, motivate households to import more consumer goods, leading to a deficit in current account। सही है जी, इन करंट अकाउंट। ठीक है जी, ये आपके पास बेटा पहला पॉइंट आ गया है उसका, कि जी क्यों हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट, मोर रॉ मटेरियल, more raw material would have to be imported
would have to be imported. More material would have to be imported for production of goods and services. For production of goods and services, leading to more import expenditure, more import expenditure, and a deficit in current account. सही है। आगे, if the economic growth occurs due to increase in aggregate demand, due to increase in aggregate demand, comma, there will be an increase in price level, there will be an increase in price level, making exports expensive, making exports expensive, full stop. As a result, exports, export revenue will fall, full stop। ठीक है जी, सिंपल सी आपने कहानी यहाँ पे बता दी है, सिंपल सी कहानी आपने बता दी है भाई यहाँ पे। इस तरीके से आपका कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, कोई मसले वाली बात बेटे। डन हो गया, आगे आ जाओ। क्या कह रहा है भाई? डिस्कस वेदर और नॉट अ हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी इज लाइकली टू एग्जिस्ट इन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। देखो यार, ये ना कंपैरेटिवली आसान सवाल है। मैं चाहता हूं कि जो मैं 8 मार्क वाले आप लोगों को कंस्ट्रक्ट करके दिखा रहा हूँ, लिख के दिखा रहा हूँ, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन, जैसे ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, पार्ट सी वाला, टेक्निकल था। इसके अंदर हम लोग जनरल पॉइंटर्स डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं मुझे ये बताना यार कि क्या अगर मैं मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में ऑपरेट कर रहा हूँ तो क्या उससे बेरोजगारी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। तो बेटा आपने पहले 3 पॉइंटर्स बताने हैं कि क्यों नहीं होगी, फिर आपने 3 पॉइंटर्स बताने हैं जी कि क्यों होगी। तो अब जरा देखते हैं भाई, बताओ ना, जरा बताना स्टार्ट करो क्या क्या पॉइंटर्स आपके पास आने चाहिए। चलो पहले ये बताओ क्यों होगी, क्यों बेरोजगारी होगी अगर हमारे पास मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है तो। बेरोजगारी नहीं, सॉरी, गुर्बत पूछ रहा है, पॉवर्टी पूछ रहा है, सॉरी, गुर्बत पूछ रहा है वो आपसे। बताएं क्यों होगी। वेरी गुड। पहला पॉइंट क्या है? नॉट एवरी वंस नीड्स आर फुलफिल्ड, नॉट एवरी वंस नीड्स आर फुलफिल्ड। सेकंड, सेकंड, बेसिक नेसेसिटीज का मसला, एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज, और सही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम मे लीड टू ले ऑफ, अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड पॉइंट बेटा, एक्सीलेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। भाई मैं हर बंदे को नौकरी क्यों दूं, मैं तो कॉस्ट रिडक्शन मेथड के ऊपर काम करूंगा ना। जितने फारिग बंदे हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मैं तो उनको बाहर करूंगा, फारिग करूंगा। और मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है तो बेटा लैक ऑफ वेलफेयर, क्योंकि वेलफेयर कौन देता है आपको? गवर्नमेंट देती है ना भाई।
तो यहाँ पर आपके पास लैक ऑफ वेलफेयर आ जाएगा। और बोलो। एक सबसे बड़ा मसला फ्री मार्केट इकोनॉमी का, मोनोपोली आएगी। मोनोपोली एक्सप्लॉइट करेगी कंज्यूमर्स को। ओनली प्रोड्यूसेस गुड्स विच आर डिमांडेड, यानी कि बॉन्ड्स पे फोकस करता है। ठीक है, तो ये वही वाली बात हो गई बेटा, ये उसी से लिंक हो रहा है, ये कोई नया पॉइंट नहीं है ईशान। मार्केट फेलियर, एक्सीलेंट पॉइंट। लेकिन मार्केट फेलियर किस सेंस में? मार्केट फेलियर मैरिड गुड, अंडर कंजम्पशन, अंडर प्रोडक्शन वगैरह के अंदर। वेरी गुड पॉइंट। मार्केट फेलियर। बेटा 6 पॉइंट आ गए इधर। आपने कितने लिखने हैं? ठीक है, एनी 3, कोई सी भी 3 लिखोगे आप लोग। अब आ जाओ जरा, वाई इट माइट नॉट इंक्रीज पॉवर्टी। वाई इट माइट रिड्यूस पॉवर्टी, बताओ। बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि फ्री मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होता है, तो वो अपनी प्राइसेस को कम करें, तो गुर्बत आपके पास कम हो जाएगी। ठीक है, ये बात मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अच्छा, और क्या लिख सकता हूँ भाई? इनको एफिशिएंसी होती है, तो ये लोग अपनी कॉस्ट रिड्यूस करते हैं, कॉस्ट रिडक्शन। और जब बेटा कॉस्ट रिडक्शन होती है, तो प्राइसेस वगैरह वापस से कम हो जाएंगी। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव होगी। हायर इनकम्स आर पेड टू एम्प्लॉइज सो दे कैन अफोर्ड अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बेटा इस तरीके से आप इस पॉइंट को नहीं लिखेंगे, इस तरीके से पॉइंट को आप नहीं लिखेंगे। आप लिखेंगे कि एक कंपैरेटिव वेज दी जाती है वर्कर्स को। कंपैरेटिव वेज का मतलब क्या है? कि भाई जो मार्केट की वेज चल रही है, उस हिसाब से हम लोग पैसे दे रहे होंगे। कंपैरेटिव वेज इज गिवन, ताकि वो मार्केट के अंदर मुझे छोड़ के किसी और के पास ना जाए। नो शॉर्टेज नो सरप्लस एज प्राइस मैकेनाइजेशन। तो प्राइस मैकेनिज्म की आप बात यहाँ पे लिख सकते हो कि जी प्राइस मैकेनिज्म फॉलो होता है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आपके पास गुर्बत वाले मामला तो ऑटोमेटिकली सुलझ जाते हैं। आपने बेटा कितने पॉइंट्स लिखने हैं? मिनिमम 5, मैक्सिमम 6, बस इससे ज्यादा आपने नहीं जाना। समझ गए बात को भाई? डन हो गई है कहानी? आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4। सर कैन यू एक्सप्लेन पॉइंट 1 वाई पॉवर्टी? कौन सा वाला? गुर्बत वाला। नॉट एवरी वन नीड्स आर फुलफिल्ड। बेटा देखो ना, इसमें इस तरह से आप लिंक कर रहे हैं कि भाई अगर एक बंदा है जो गरीब है, और देखो कुछ नेसेसिटी गुड्स होते हैं जो एक्सपेंसिव होते हैं, फॉर एग्जांपल मेडिसिन वगैरह जो होते हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग हम सस्ती मेडिसिन भी नहीं बेचते ना अक्सर। जो महंगी मेडिसिन होती है सस्ती तो नहीं जाती। तो उससे क्या होता है कि जब लोगों की नीड फुलफिल नहीं हो पाती, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाता है ना। तो फिर वो पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी आपके पास रिजल्ट होती है उससे, और गुर्बत पैदा होती है। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिएगा जरा। इन 2021, इन 2021, there were extensions and contractions in demand for a number of South African products. Extension का मतलब बढ़ना, contraction का मतलब कम होना। In that year, a South African court stopped a multinational company exploring for oil along South Africa's coastline. South Africa experienced an increase in output, driven largely by the growth in its tertiary sector. However, its unemployment rate was 35%, a long way from full employment. Full employment से हम लोग काफी दूर थे, unemployment rate काफी ज्यादा। डिफाइन एक्सटेंशन एंड डिमांड। बेटा बड़ा ही बकवास सा घटिया सा सवाल है कि भाई एक्सटेंशन एंड सम डिमांड क्या होती है। जब मूवमेंट अलोंग द कर्व आती है, डाउनवर्ड मूवमेंट आती है। डाउनवर्ड का मतलब क्या है?
जब प्राइस कम होती है तो आपकी डिमांड अलोंग द कर्व बढ़ती है, उसे एक्सटेंशन इन डिमांड कहते हैं। खत्म, 2 मार्क आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक्सप्लेन टू एक्सटर्नल कॉस्ट दैट मे बी कॉज्ड बाय एक्सप्लोरिंग फॉर ऑयल। ये भी बहुत ही घटिया सा सवाल है। पोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, पोल्यूशन आएगा, ऑयल स्पिल होगा तो उसके मसले भी आपके पास आना शुरू हो जाते हैं बेटा। ठीक है, एयर पोल्यूशन होगा, नॉइस पोल्यूशन होगा, डैमेज टू वाइल्ड लाइफ होगा। एक्सप्लेन करते हैं इसको सिंपल। आगे, एनालाइज हाउ ग्रोथ इन अ कंट्रीज टर्शियरी सेक्टर कैन इंक्रीज इट्स लिविंग स्टैंडर्ड्स। कि अगर आपके टर्शियरी सेक्टर के अंदर बेटा ग्रोथ आती है तो उससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा। बताओ जरा, पॉइंटर्स बताओ क्या क्या आ सकते हैं यहाँ पे। टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ आने से कैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। वर्कर आर यूजली पेड हायर वेजेस सो दे विल इंक्रीज देयर स्पेंडिंग। वेरी गुड। मोर पीपल आर वेल एजुकेटेड। वेरी गुड। और चलो बेटा लिखना स्टार्ट करो जरा। इन टर्शियरी सेक्टर, कॉमा, वर्कर्स आर पेड comparatively, workers are paid a comparatively higher wage rate, higher wage. As a result, they will be able to spend more on luxury goods, on luxury goods and afford basic necessities। ठीक है भैया, ये आपके पास एक पॉइंट आ गया। सेकंड, एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, एजुकेशन इज रिक्वायर्ड टू वर्क इन टर्शरी सेक्टर। ठीक है, अच्छा, एज अ रिजल्ट educated workforce will increase, educated workforce will will increase, एजुकेटेड वर्कफोर्स विल इंक्रीज, और इससे हमारी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी काफ़ी बेहतर हो रही होगी। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स, यानी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स एंड स्किल ऑफ वर्कर्स। ठीक है जी, ये आपके पास सेकंड पॉइंट इधर आ जाएगा। पीपल में इमिग्रेट टू वर्क इन टर्शरी सेक्टर इंक्रीजिंग द रियल जीडीपी। हाँ, इसको लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। अच्छा, आगे मैं एक और पॉइंट यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ भाई, लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंक्रीज होगा। पीपल वर्किंग इन टर्शरी सेक्टर, पीपल वर्किंग इन टर्शरी सेक्टर विल पे अ हायर टैक्स, अ हायर टैक्स टू गवर्नमेंट which can be further used by government, which can be further used by
government to reinvest in economy on poor households on poor households in the form of transfer payment, subsidies, एक्सेट्रा। डन। 6 मार्क का सवाल, 3 पैराग्राफ खत्म। कोई लंबी नहीं करनी है हमने। और आगे आओ। डिस्कस वेदर और नॉट वर्कर्स हु लूज देयर जॉब्स आर लाइकली टू स्टे अनएम्प्लॉयड फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहता है कि भाई एक बात मुझे ये बताओ, वो वर्कर जिनकी जॉब चली जाती है, क्या वो लंबे अरसे तक अनएम्प्लॉयड रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब वही वाली बात है कि आपने पॉइंटर्स बताने हैं कि क्यों लंबे अरसे तक अनएम्प्लॉयड रहेंगे, और फिर आपने पॉइंटर्स बताने हैं कि क्यों लंबे अरसे तक वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या क्या बातें हो सकती हैं भाई, कि क्यों मैं अनएम्प्लॉयड रहूंगा। भाई मेरे पास स्किल्स इरोड होना शुरू हो जाएंगे, मेरे स्किल्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे। क्या पता मेरा जो जॉब है, जो मेरे स्किल सेट है उसके मुताबिक कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज वेरी गुड कम है, सुभान कह रहा है। वर्कर्स आर अनस्किल्ड, दे आर ऑक्यूपेशनली मोबाइल, वेरी गुड। इफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हाई मे बी अनएम्प्लॉयड, वेरी गुड। स्किल इरोजन, वेरी गुड। लेकिन क्यों लंबे अरसे तक मैं अनएम्प्लॉयड नहीं रहूंगा। क्योंकि भाई मैं स्किल सीखूंगा, मुझे मार्केट में कंपेरेटिव रहना है, मुझे वापस से जॉब चाहिए, मेरी फैमिली पीछे बैठी हुई जिसको मुझे सपोर्ट करना है। समझ रहे हैं बात को। तो ये सारी बातें जो है आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। अब आओ जरा इसका आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डी। ठीक है। अब जरा हम लोग आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी। इफ अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड, इफ अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ time, there is a possibility that there is a possibility that the worker may lose his skills, may lose his skills, and then nahi, may lose his skills, making it difficult, making it difficult for him to find work again। ठीक है। तो बेटा ये मेरा पहला पॉइंट आ गया, ये मेरा पहला पॉइंट आ गया। और ये यहाँ पे मैंने बेटा बता दिया कि आपकी स्किल्स वगैरह जो है वो लंबे अगर चली गई तो फिर मसला होगा। इफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज सीजनल सो इट विल बी टेम्पररी एंड द वर्कर में फाइंड जॉब अगेन नेक्स्ट सीजन। वेरी गुड पॉइंट। ये हम लोग अभी उसके अंदर करेंगे कि भाई लंबे अरसे तक आप क्यों अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकते। अच्छा बेटा मैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का पॉइंट ऐड कर सकता हूँ कि भाई मशीन आई, मशीन ने आके वर्कर को रिप्लेस कर दिया। और जब मशीन वर्कर को रिप्लेस करेगी तो मशीन इज मोर एफिशिएंट, तो वर्कर फिर लंबे अरसे के लिए घर पे बैठ जाएगा। ठीक है। इफ एन इकोनॉमी is working towards being more capital intensive, being more capital intensive, comma, machine will replace worker, machine will replace worker, and because machine is more efficient
and fast, this might this might make a worker this might result in this might result in structural unemployment, which could go on for a long time. ठीक है जी। सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं भाई। अच्छा, there could be a possibility there could be a possibility that the skills the skills a particular worker has skills a particular worker have might not be in demand anymore, might not be in demand anymore, resulting in a longer period of unemployment। ठीक है जी। यहाँ पे आपकी कहानी एंड हो जाती है कि भाई क्यों हम लोग लंबे अरसे तक अनएम्प्लॉयड रहेंगे। अब हम लोग बताएंगे जी क्यों लंबे अरसे तक अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेंगे। अब जो इसकी बात है ईशान वाली, मैं ये वाला पॉइंट लिखता हूँ सबसे पहले। देर इज अ पॉसिबिलिटी देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द अनएम्प्लॉयमेंट इज सीजनल, इज सीजनल। ठीक है, द अनएम्प्लॉयमेंट इज सीजनल, सो इट विल बी टेम्पररी, सो इट विल बी टेम्पररी, it will be temporary, and the worker may find jobs again in the next season, and workers might find job again in the next season। ठीक है जी। अच्छा, आगे आ जाओ। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैं क्या लिख सकता हूँ भाई। वर्कर्स may receive training helping them learn new skills, helping them learn new skills which are in demand, for example IT in current times। ठीक है, फॉर एग्जांपल आईटी इन करंट टाइम्स की हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम लोग नई स्किल सीख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, द ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल फॉल, रिजल्टिंग इन अ फॉल इन द ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। ये आपको एक और पॉइंट मिल गया भाई। ठीक है, तीसरा मैं ये लिख सकता हूँ कि यार क्या पता आगे जाके इकोनॉमी ग्रोथ आए, इकोनॉमी बूम करे, तो नए नए बिजनेसेस डेवलप होंगे, तो जॉब्स फिर आपको ऑटोमेटिकली जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी। इफ देयर इज एन इकोनॉमिक बूम
कॉमा न्यू बिजनेसेस विल एस्टैब्लिश which will lead to which will lead to increase in demand of workforce, increase in demand of workforce and reduction in अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो बेटा ये आपने पूरी कहानी खत्म कर दी है 8 मार्क की। कोई टेंशन है? बहुत गर्मी है यार। डन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, लास्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। The Peruvian government is under pressure from its industries to improve the country's transport system. Peru's third largest industry is tourism. सबसे थर्ड लार्जेस्ट कौन सी है? टूरिज्म है। There are many firms in Peruvian tourism industry. Another major industry in Peru is fruit farming. दूसरी कौन सी आ गई? fruit farming. In recent years, trade union membership in the Peruvian fruit farming industry has increased. तो ट्रेड यूनियन मेंबरशिप बढ़ गई है, यानी कि ट्रेड यूनियन आपकी जो है वो स्ट्रांग हो चुकी है। आइडेंटिफाई टू एग्जाम्पल्स ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इन टूरिज्म इंडस्ट्री। बेटा टूरिज्म इंडस्ट्री में कितने कौन कौन लोग होते हैं भाई? ड्राइवर होता है, टूर गाइड होता है, होटल मैनेजर होता है, होटल मैनेजमेंट होती है, एयर होस्टेस होती हैं जो फ्लाइट आपकी मैनेज कर रहे होते हैं, पायलट हो गया। तो बकवास घटिया तरीन सवाल, पता नहीं क्या भंग पी के पेपर बनाते हैं ये लोग, उसके बावजूद आप लोगों के ग्रेड खराब आते हैं। एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई कंट्रीज विद अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ्टन हैव हाई जीडीपी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यार अगर आपकी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम अच्छा है तो आपका जीडीपी क्यों बढ़ेगा? तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि यार जब जाहिर सी बात है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम अच्छा है, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो फॉल होगी। कैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल होगी भाई? इट विल बी चीपर टू मूव गुड्स एंड सर्विसेज, ईजियर टू मूव गुड्स एंड सर्विसेज, तेजी से होगा, फास्ट डिलीवरी आपके पास होगी। ठीक है, फिर आपकी वेस्टेज कम होगी। देखो जब आप गाड़ी में सामान भर के ट्रैवल कर रहे होते हैं और आपका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बहुत गंदा है, गड्ढे हैं जगह जगह, तो देर इज अ चांस कि रास्ते में इन्वेंट्री डैमेज हो जाए, टूट जाए, कांच का है तो टूट जाए, कुछ हो जाए। अगर स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम रहेगा तो फिर वो वेस्टेज वगैरह कम हो जाती है। एक और पॉइंट आया जी, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर, ये बात भी ठीक है। लेबर टाइमली बेसिस पे काम पे पहुंचेगा, टाइमली बेसिस पे काम स्टार्ट होगा तो ओवरऑल आपको फायदा होगा। एनालाइज द बेनिफिट्स कंज्यूमर में गेन फ्रॉम कंपैरेटिव मार्केट। यार ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत मर्तबा रिपीट हो चुका है। कंपैरेटिव मार्केट अगर बेटा आपकी होगी, सबसे पहली बात जो यहाँ पे है वो क्या होगा कि यार आपकी जो है प्राइजेस है, आपकी प्राइजेस गिर जाएंगी। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है ना। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप? नंबर ऑफ कंपटीशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ फर्म ज़्यादा हैं, तो प्राइसेस आपके पास कम होंगी, जिससे उनको सस्ता गुड मिलेगा, अफोर्डेबल होगा, क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव नज़र आएगा। क्वालिटी इंप्रूव होगी, वेरी गुड पॉइंट भाईजान, क्वालिटी इंप्रूव होगी क्योंकि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं हर बंदा। मोनोपली नहीं होगी आपके पास, तो मोनोपली नहीं होगी क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, तो वो एक्सप्लॉइट भी नहीं कर पाएगा आपको। मैं ये कह सकता हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, क्योंकि भाई हमें तो कंपैरेटिव एज चाहिए ना हर जगह पे, वाइडर रेंज, चॉइसेस बहुत बढ़ जाएंगी आपके पास भाई, ऑप्शंस होंगे आपके पास, डिफरेंट वर्जन ऑफ गुड्स आपके पास अवेलेबल होंगे, तो आपकी मर्जी आप जिस पे जाना चाहें। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इस पे टाइम वेस्ट करना मेरे हिसाब से तो फायदेमंद नहीं। पार्ट डी पे आओ। डिस्कस वेदर और नॉट एन इंक्रीज इन ट्रेड यूनियन मेंबरशिप विल बेनिफिट एन इकोनॉमी। कहता है कि अगर आपके पास ट्रेड यूनियन मेंबरशिप बढ़ जाती है तो क्या उससे आपकी इकोनॉमी को फायदा होगा या नहीं होगा? देखो मैं बड़ा थक गया हूं, मैं पूरा आंसर अब नहीं लिख रहा वापस, मैं ना आप लोगों को डिटेल्ड में ना पॉइंटर्स इसके बता देता हूँ, तो वो आप लोग जो है वो खुद डेवलप कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं ज़रा साइड में करूँ। सही, अब यहाँ पे आओ ज़रा। पहले मैं बताऊंगा पॉजिटिव्स के वाई इट माइट। देखो बेटा बात सुनो, ट्रेड यूनियन की जब मेंबरशिप बढ़ती है तो वो अपने वर्कर्स के लिए आवाज़ उठाती है। ठीक है,
तो ओवरऑल जो आपकी वेजेस है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। लॉजिकल सी बात, आपकी वेजेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आपकी जो क्या कहते हैं वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन आपकी अच्छी होगी। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ना शुरू हो जाएगी और ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा होगा। ये आपका पहला बेनिफिट आ गया। ठीक है। जब इनकम ज्यादा होगी तो कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, विच माइट लीड टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, विच माइट लीड टू इंक्रीज इन जीडीपी एंड लीडिंग टू मल्टीप्लायर अफेक्ट। सही है। ये दूसरा पॉइंट आपका आ गया। ज्यादा पैसे कमाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। द सेम टैक्स रेवेन्यू कैन बी री इन्वेस्टेड बाय गवर्नमेंट इन इकोनॉमी फॉर फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, री इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। सही है भाई। अच्छा जी। और ट्रेनिंग की भी बात कर लो आप, चलो एक और पॉइंट भी आप लिख दें ट्रेनिंग का, कि ट्रेड यूनियन प्रेशराइज करेगी प्रोड्यूसर्स को कि भाई ट्रेन करें वर्कर्स को। ट्रेनिंग देंगे तो फिर उनका स्किल सेट बढ़ेगा, वो ऑक्यूपेशनली मोबिल हो जाएंगे और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो काम अपना सरंजाम दे पाएंगे। ठीक है। हाउएवर बेटा, जब आप वेज बढ़ाने की बात करते हैं तो वेज बढ़ने से आती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों आएगी? क्योंकि बेटा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और आपकी एग्रीगेट सप्लाई फॉल हो जाएगी। ये पहला पॉइंट आप लिख दें इधर। ठीक है। ये पहला पॉइंट जो है वो बेटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये मसले आएंगे भाई आपके पास। सेकंड, सेकंड मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है? क्योंकि बिजनेसेस बिजनेसेस इन ऑर्डर टू कवर कॉस्ट, ऑर्डर टू कवर कॉस्ट विल ले ऑफ वर्कर्स, विल ले ऑफ वर्कर्स, वो वर्कर्स को नौकरी से निकालेंगे भाई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वर्कर्स कैन डिसमिस सम वर्कर्स, वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, और क्या हो सकता है? हाँ बिलाल सही कह रहे हो आप, ये बेनिफिट्स में चला जाएगा। अच्छा भाई, जब स्पेंडिंग वगैरह बढ़ेगी दिस माइट लीड टू एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज लीडिंग टू इन्फ्लेशन। समझा? इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब बेटा यहां पर आप डायग्राम बना सकते हो, आप डायग्राम बना सकते हैं कॉस्ट पुश वाली आराम से। कोई मसला बेटा? कोई परेशानी है, कोई टेंशन है तो बताओ। डन हो गया? यू कैन लिंक टू वेज प्राइस स्पाइरल, बट बेटा वो बहुत लेंदी पॉइंट हो जाएगा, आपको ना उतना डिटेल में जाने की जरूरत एज सच है नहीं। करना चाहते हो तो कर लो बेटा, ये मैं भेज दूंगा पीडीएफ। सेट है? जा सकते हैं शहजादों, शहजादियों, चन्ना मेरे, अल्लाह हाफिज।